कौशल जी हैं जिले के अध्यक्ष, प्रदीप लाल त्रिवेदी हैं भाई साहब मंडल अध्यक्ष हैं। लगा चले नहीं वो तो मैं हम लोग वेट कर रहे थे, तैयारी हो रहा था। जी जो मिलकर ये NHM के हमारे MD हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब? छवि भारद्वाज। छवि भारद्वाज CHHAVI। गुड। और डॉक्टर पंकज शुक्ला है, ये NHM में पूरा देख रहा है सर। MSME NHM हाँ अच्छा ये आपके साथ में। अच्छा वेरी गुड। तो आप तो आज के कार्यक्रम में आ रहे हैं ना? हाँ मैं कार्यक्रम में रहूँगा। वही मैंने कहा आपका तो कभी तो बैठ के इसी पे ही रह गए। फोन में नहीं मिल रहा, बता आपको लगा लो, कर दो यार, पहुंच गया, देख करके लगा देगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन सर। आप आए कब आए? रात में सुबह आए? वो नया जो कैंपस सेंसर बेस्ड लाइटिंग आप कमरे में जाएंगे तो लाइट जलेगी, नहीं जलेगी। एंड पूरा देख के तो नहीं खोलना, वो तो गलती हो रही है। हाँ सारी बीमारी फैल इसीलिए रही है। तो 30 महीने में बना दिया आपने? हम लोग तो है नहीं, लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों को ऐसे पता नहीं लगता है, देखने से तो अच्छा लगता है काफ़ी। कितने फ्लोर्स हैं जी सर? कितने फ्लोर? तो वही कितना है? 3.5। मेंटेनेंस पे थोड़ा अच्छा ध्यान देना पड़ेगा आपको। जी सर। आपकी जो टेक्नोलॉजिकल क्या प्रोग्रेस हो रही है, अरे यार खाली लैब का क्या देगा? बाकी चीज़ कर लेते हैं, तो मुझसे काम कर रहे हैं। ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं? फर्स्ट हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ड्रिंकिंग वाटर का। ओके सर जैसे थायराइड हो गया, आपका भी स्मॉल हो गया, हमने सर ये जो वाटर्स लिए हैं जबलपुर से लिया है, ड्रिंकिंग वाटर सर। और हमने इसका एस्टिमेट कर भी लिया है। ब्लड में भी है तब ब्लड में तो अभी एस्टिमेट नहीं करता मैं, अभी सैंपल में जस्ट कर। हम 2 टाइम ले रहे हैं सैंपल, समर एंड विंटर से। अभी हमने विंटर सैंपल्स कर लिया है। सर ये ICP OES मशीन है, इसमें बेसिकली जितने भी हैवी मेटल्स पोल्यूटेंट होते हैं जो वाटर्स में है, सॉइल्स में है, ब्लड में है,
हैं या ह्यूमन के यूरिन में कहीं पर भी अवेलेबल है, हम उनका एस्टिमेशन कर रहे हैं कि देखें कितना हैवी मेटल्स इन्वायरमेंटल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा है और कितना ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से कितने मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं या पाथवेज हैं जो डिफरेंट वे में ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, हम उनका सब एनालिसिस इस मेट मशीन के द्वारा भी किया है। यहाँ पे जो डंपिंग साइट्स है, लैंडफिल साइट्स है, वहाँ से ग्राउंड वाटर में कैसे पर्कुलेट हो रहे हैं ये मेटल, वहाँ से उसके आजू बाजू सैंपल लिया, उसमें किया है 3 मेटल दिखे थे, आर्सेनिक, क्रोमियम, कैडमियम, ब्लड टेबल। पैटर्न चेंज हो रहा है वो भी। This is the stringent profile. This is shift basically. Here we have to load the DNA library and we have to run this one. And after running of this one, it takes almost 12 hours. We get results. Basically, genation species level we can calculate. सर जैसे हम लोगों ने नीचे थैलेट होता है जो हम 1 लीटर पानी लेके आते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन हम यहाँ करते हैं, उसको मिलीलीटर्स में करके एक्सट्रैक्शन, फिर उसको जिससे जितने बच्चे काम कर रहे हैं सबको बुलाओ, उनके साथ हम एक तस्वीर लेकिन सर मेडिकल नहीं है, तो कर रहे हैं डॉक्टर तो एक नॉन मेडिकल डबल डॉक्टर हो जाएंगे ना। ह्यूमन पे बाइट कर रहा है, कुछ एनिमल पे कर रहा है। तो हम लोगों ने एक छोटी सी फैक्ट्री डेवलप की है जहाँ पर कि हम यहाँ पे दे रहे भी लगा दिया हुआ और यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं कैसे एडिस बेसिकली एडिस एल्गोरिथम दो 2016 में शुरू किया था ना। 16 में किया था, मिल लेवल जब कंप्लीट हो, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, उसके बाद प्लान। Yes, sir, भैया। So we have been actually characterizing the aberrant epigenetic relations. तो सर जितने भी एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं 9 डिफरेंट इंडियन सिटीज़ में, सर उनको कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं। सर इम्प्रिंट इंडिया इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का जो सर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के उसमें मिला है हमें। तो बेसिकली सर हमारे जो हाई एंड सिटीज़ है वो है दिल्ली, ग्वालियर और रायपुर, और जो मिड एंड सिटीज़ है सर जयपुर, भोपाल एंड भुवनेश्वर, एंड लो एंड सिटीज़ है सर सागर, मंडला एंड नायगढ़। इनमें सब में सब ब्लड कलेक्शन करके देन वी आर बेसिकली कैरेक्टराइजिंग ऑल काइंड। सर हम लोग जेल डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं सर, फ्लो साइटोमेट्री में हम लोग सर उसको कंबाइन करेंगे जितने भी नैनो पार्टिकल्स हैं। एक क्लासरूम जैसे सर हमने जो है अलग बनाए हुए 2 क्लासरूम। हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी की समस्त मेरे परिवार समेत हमारे संस्थान को गौरवान्वित किया है। एक बार पुनः
निरीह परिवार करबद्ध होकर आभार व्यक्त करता है। मैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर R तिवारी जी को जिन्हें हमारे संस्थान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परिवार कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन को नन्हा पौधा देकर अभिनंदन करता हूं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निदेशक महोदय से आगे निःशुल्क 20 एकड़ जमीन पर नया हरित प्रांगण का निर्माण है। ये नया प्रांगण हरित निर्माण के सिद्धांत से बना हुआ है और करीब 45,000 स्क्वायर फुट के निर्माण में प्रयोगशालाएं, प्रशासनिक भवन, पशुघर, अतिथि गृह, सभागार, छात्रावास एवं आवासीय परिसर सम्मिलित हैं। प्रयोगशालाओं के कॉम्प्लेक्स में कुल 8 प्रयोगशालाएं हैं। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने कुछ प्रयोगशालाओं का निरीक्षण भी किया, जिसमें सेंट्रल लेबोरेटरी, एक्सपोजर असेसमेंट एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एयर, वाटर एंड सॉयल लेबोरेटरीज, बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, एनवायरमेंट एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, ये कुछ प्रमुख प्रयोगशालाएं हैं। साथ ही जैव नमूनों को संरक्षित करने के लिए तहखाने में 1000 स्क्वायर मीटर की विशाल जगह है, जिसको हम जैव नमूनों को रखने के लिए बायो रिपोजिटरी के रूप में विकसित कर रहे हैं। IGBC के अनुसार यह पहली शासकीय अनुसंधान प्रयोगशाला है जिसने हरित निर्माण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और हमें दृढ़ विश्वास है कि हमें स्वर्ण प्रमाण पत्र अवश्य मिलेगा। अनुसंधान के क्षेत्र में यद्यपि संस्थान को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के उद्देश्य से स्थापित किया गया, शुरुआत के 3-4 वर्षों में संस्थान ने भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित जनसंख्या में अध्ययन कर कई प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए, जिसमें प्रमुख थे लंग कैंसर, क्रोनिक किडनी डिजीज़, जेनेटिक इफेक्ट, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ तथा पेयजल और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के अध्ययन। अपने स्थापना के परम उद्देश्य को लक्षित करते हुए पिछले कुछ वर्षों से हमने पर्यावरणीय स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें जल में रासायनिक प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक्स, सीवेज सिग्रीगेशन, डेंगू अकरेंस विथ चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, बिल्ट इन एनवायरनमेंट जैसी परियोजनाएं प्रमुख हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं को हम आगे कार्यक्रम के रूप में जारी रखने के लिए प्रयासरत हैं। इसके साथ ही मुख्यालय के मदद से हमने अपनी प्रयोगशालाओं की क्षमता में भी वृद्धि की है। आज निरे मेटल एनालिसिस, एपिजीनोमिक्स, सीक्वेंसिंग, एस्टिमेशन ऑफ न्यूअर पॉल्यूटेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जैसी कई सुविधाओं से सशक्त है और भविष्य में एक्सपोजर असेसमेंट, क्लाइमेट चेंज जैसी विशेषताएं हासिल करने के लिए प्रयासरत भी है। हमारी अनुसंधान की क्षमता का एक पैमाना इस अल्प समय में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा करीब 150 से ज़्यादा पब्लिकेशन, इंटरनेशनल या नेशनल पब्लिकेशन हैं, जो ये दर्शाता है कि हम निरंतर अपने प्रयास में लगे हुए हैं। समाज के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 5 वर्षों में करीब 200 से अधिक युवाओं को
अनुसंधान की विभिन्न कलाओं में शिक्षित भी किया है। साथ ही जनहित के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों के भागीदार भी हुए हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने पड़ोस के 2 गांवों में स्वच्छता से संबंधित कई कार्यक्रम किए हैं, जिसमें वाटर फिल्टर का वितरण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, प्लास्टिक यूज़ के प्रति लोगों को जागरूक, प्लास्टिक ना यूज़ करने, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुरुपयोग प्रति लोगों को जागरूक करना जैसे कुछ मुख्य कार्य हैं। गत वर्ष कोरोना के समय भी मुख्यालय के आदेशानुसार हमने अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें डेपो के रूप में पूर्ण मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किट पहुंचाना, पहले चरण में भोपाल में सीरो सर्वे करना, बीसीजी ट्रायल का हिस्सा और सोशल स्टिग्मा प्रोजेक्ट का हिस्सा हम रहे हैं। भविष्य में भी हम देशव्यापी पर्यावरण स्वास्थ्य सर्वे, जिसकी रूपरेखा तकरीबन तैयार हो चुकी है, तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वायु प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव के अध्ययन के कार्य के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। अंत में इस संकल्प के साथ कि स्वास्थ्य और खासकर पर्यावरणीय स्वास्थ्य से संबंधित अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर हम इस संस्थान के अस्तित्व को सार्थक करेंगे, मैं पुनः एक बार आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सिंस इट्स इंसेप्शन एंड इवन बिफोर दैट, एंड जैसा कि डायरेक्टर साहब ने कहा, हमने बहुत कम समय में ये बिल्डिंग खड़ी करके दिखाई है, एंड वो इसीलिए हो पाया क्योंकि वहाँ से हमारे यहाँ से पूरा सपोर्ट था, एंड इसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट हुई थी, एंड बीच में हर महीने ऑलमोस्ट मीटिंग होती थी टू इंश्योर के सारा काम सही समय से चल रहा है, एंड इसमें जितने भी ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट्स है वो सारे इसमें इनकॉर्पोरेट हो पाए हों। ऑन द साइंटिफिक साइड, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने पहले भी कहा है, पहले ये भोपाल गैस पर केंद्रित था, पर जब से ये इंस्टीट्यूट बना है इसका मैंडेट चेंज हुआ है। अब ये परिवहन के लिए परिवारणीय हेल्थ के लिए काम करना है इसने, तो उसका फोकस भी अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। अब प्राइमरली फोकस अब वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन की तरफ चला गया है, तो वो भी एक अच्छा मोटिव है फॉर दिस इंस्टीट्यूशन टू डेल्व इनटू। एंड उसके अलावा एक आम जनता के लिए परिवहन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या एक्सपोजर्स हो सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए ये इंस्टीट्यूट कोशिश कर रहा है करने के लिए। एंड होपफुली इस साल में वो प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा जिसमें हम पूरे देश का के परिवहन की वजह से क्या क्या एक्सपोजर्स हो रहे हैं टू द जनरल पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, उसका एक अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी शायद इस साल में शुरू हो सकता है। सो बाकी मेरी शुभकामनाएं इस इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि ये और बढ़े और अच्छा कार्य करे। धन्यवाद। जय। Beloved Chief Guest Dr. Harshvardhan Sahib, Minister of Health and Family Welfare and Environment and Science and Technology, the Minister of Family Welfare of Madhya Pradesh, Dr. Prabhuram Chaudhary, Dr. Dhaliwal, Dr. Tiwari, Dr. Yokesh Sabde, Scientist E, honorable dignitaries in the audience, Dr. K.K. Dubey, Director Kamla Nehru Hospital, Dr. Prabha Desikan, Director Bhopal Memorial Hospital and Research Center, senior scientists, retired scientists, as well as current scientists and technical officers and staff and press. Warm welcome for a great occasion for India. This is a landmark occasion for a green building for environment which has become the most
important topic for having a bearing for health of all human beings and animals as well. This green campus, which has already been mentioned, has been inaugurated today by our Honorable Health Minister. Thank you so much, sir, for taking time out from your busy schedule and coming to inaugurate this institution, which we have great hopes for and should be able to develop into a huge, not only a national institute, but an international institution in the future to come under the dynamic leadership of the director, Dr. Tiwari. We know that environment has played a major role in the health of all human beings. We have seen in this 20 years of this millennium, we have seen so many outbreaks, SARS, MERS, Nipah, as well as COVID, and it is all related to extreme connectivity, extreme travel, deforestation, destruction of the environment, as well as global warming and climate change. So work done at this institute should inform not only the nation, but also the international scientific community that how changes in environment are affecting human health. Ultimately, it is human health that we are essentially responsible for, and that is going to be the most important aspect of this institute. The role of use of more and more use of chemicals, lead poisoning, arsenic, environmental disruptors, hormonal changes because of chemicals that are now being used in our every day-to-day life has to be studied extensively, and good policy recommendations be given and good guidance be given to the Government of India so that we are able to take the human health in despite these problems. An example of which we saw just now was the heating of water tanks and their leaching of plastic from pickle bottles. All these are long-term causing cancers, long-term causing endocrine disruption and other problems which we need to address very seriously. Now, the highlights of this building, which as the state of Madhya Pradesh has very graciously given us this land of 20 acres free of cost for building this institution, and congratulations to the architects as well as the construction agency who have completed in record time and built this beautiful building. Congratulations to you for making this Vastu specific. It is based on our Indian Vastu principles. Good lighting, natural lighting, high ceiling, solar heating, solar lighting, photovoltaic lighting, rainwater harvesting, as well as the beautiful reflecting pool that has been made, soothing to the mind, soothing to the brain, soothing to all people, so that with so much of information, we have to keep our mind also cool and relaxed, and that is the most important thing which this institution is providing to the scientists as well as the technical officers as well as administrative officers, all staff of this institution, and it provides such peace of mind, this campus, that it is the Karma Bhumi which I feel you people have to take to its logical end and show the nation. It should not be a regional institution. It has to take the role of a national institution and show to the country as well as well. The plan for the biorepository is a good plan, and we will take that up in future, because we are building a big national repository in Delhi, but we will have a regional biorepository for specific agents which can be built up here very fast, and that should be done on a war footing. We are appointing new scientists E, D as well as B, as we have total of 160 new positions, and then the next 60 days we should have them filled up very fast, and your institution will also benefit from that in a big way.
So I would like you to continue the speed which the architects and the construction people have shown. I want that same speed, the same speed that you have shown in COVID, in terms of work, in terms of the Zero Survey, in terms of the participation in various studies. Same kind of speed, if it is maintained, the same momentum in this institution, sky is the limit, and I wish you all the best, and I'm sure you will deliver under the dynamic leadership of Dr. Tiwari, and wish you all the best. Thank you so much. इनार्गेशन के शुभ अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित ICMR के महानिदेशक सम्मानीय डॉक्टर बलराम भार्गव साहब, सम्मानीय डॉक्टर RS धालीवाल वैज्ञानिक हैं, जो हमारे सम्मानीय डॉक्टर RR तिवारी जी, और उपस्थित सभी हमारे साइंटिस्ट, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो इस ओकेजन पर मैं हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी का इस भोपाल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने समय निकालकर भोपाल के लिए आज यहां पर समय दिया। पिछला एक साल जिस तरीके से कोविड महामारी से निकला है, सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया जहां भयभीत थी, उसमें देश का हेल्थ डिपार्टमेंट की जवाबदारी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के पास थी। डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश में जिस तरीके से कोविड की इस महामारी को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, बल्कि जो वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उनके मार्गदर्शन में एक कम समय में और कम लागत की जो वैक्सीन बनाकर तैयार की, वो सिर्फ देश के लिए ही गर्व नहीं, देश से विदेशों में भी हमारी वैक्सीन वहाँ पर जा रही है। उसका श्रेय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, जो स्वास्थ्य की पूरी देश की जवाबदारी संभालना। जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई तो तरह तरह की टिप्पणियां देश के कई लोगों ने की कि वैक्सीन लगाओगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पूरे देश में संभाला और उन्हीं के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी कोविड को कंट्रोल करने के लिए जो काम किया, जिसमें चाहे हम लोगों ने फीवर क्लिनिक की बात हम करें या कोरोना किल जो अभियान चला गया उसकी हम बात करें, काम करने का प्रयास किया। और जब वैक्सीन मिली, वैक्सीन को भी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से जो तैयारियां उनके मार्गदर्शन में की थी, मध्य प्रदेश के अंदर प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइन आपके द्वारा दी गई थी उसके मार्गदर्शन में प्रदेश के पूरे हमारे स्वास्थ्य के अमले ने कोशिश की है और प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन भी चल रहा है। अभी देश में हम अगर गुजरात को छोड़ दें तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है। और इस कोविड के साथ साथ भी जितना चैलेंज हमारे यहाँ पास था, ग्रामीण अंचलों में जहाँ ICU के बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की पूरी तरह सप्लाई नहीं थी, सामान्य बेड की स्थिति नहीं थी, इन सब को क्रिएट करके आपके मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की और उसको कंट्रोल करने की स्थिति में लाए। आज वैक्सीनेशन का अभियान पूरा अच्छे तरीके से चल रहा है। आज के इस हमारे जो निरीह
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एनवायरमेंटल हेल्थ, जो कि आज ज़रूरत है, आवश्यकता है। देश में अनेक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो दुनिया में सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है, अच्छे इंस्टीट्यूटों की आवश्यकता है। भोपाल में जैसा कि बताया गया कि 2010 से यहाँ पर ICMR द्वारा जो कमला नेहरू में इसका ऑफिस खोला गया था, और गैस ट्रेजेडी के समय जो लोग यहाँ पे प्रभावित हुए उसके लिए भी काम यहाँ पर किया गया। जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एनवायरमेंटल हेल्थ है, जो आज देश की आवश्यकता है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने भी तुरंत यहाँ जो ज़मीन की लैंड की आवश्यकता थी वो लैंड उपलब्ध कराई, और जो डिपार्टमेंट से जिस तरीके से NOC वगैरह मिलना थी वो समय सीमा में कर कोशिश की है, जिससे सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए ये इंस्टीट्यूट एक कारगर सिद्ध होगा। और आपके मार्गदर्शन में जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ के इंडिकेटर, चाहे आयुष्मान भारत निरामय योजना की हम बात करें, और चाहे हम टेलीमेडिसिन की जो सेवा देने की हम बात करें, मध्य प्रदेश आपके मार्गदर्शन में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आपकी भावनाओं के अनुसार जिस तरीके से आप पूरे देश में इस साल का जो बजट आपने जिस तरीके से दिया है भारत सरकार ने, और मध्य प्रदेश के लिए भी जो आपने प्रावधान किए हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। आज जो इंस्टीट्यूट यहाँ बनकर तैयार हुआ है, यहाँ के जो साइंटिस्ट, यहाँ के सभी अधिकारी, और जैसा कि बताया गया है कि ये हरित प्रांगण बनाने का जो प्रयास किया गया है, जिसको गोल्ड मेडल मिलने की एक मतलब उम्मीद नहीं मतलब मिलेगा ही निश्चित रूप से। तो इसमें जो आज जिस तरीके से औद्योगिकरण की हम बात करें या दूसरे अन्य इस तरीके से पर्यावरण की जो व्यवस्था है या वन जो कट रहा है, तो जिससे जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसे में मानव को स्वस्थ रखने के लिए जो हमें पहले से तैयारी करने, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। बीमारी हो जाए उसका हम इलाज करें, इससे बेहतर है कि हम उसको पहले ही उसको रोकथाम के लिए पूरे उपाय करें। उसमें ये इंस्टीट्यूट बहुत कारगर सिद्ध होगा मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, और भोपाल के लिए हमें गौरव है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना बढ़िया आज हमने जो देखा जिस तरीके से बनाया गया है, इसका पूरा जो ड्राइंग और जो प्लान और जो यहाँ पर लैब जो तैयार किए गए हैं, निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा। अंत में मैं फिर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि ये इंस्टीट्यूट प्रोग्रेस करेगा और देश में अपना स्थान बनाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, ICMR के DG और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च भारत सरकार के सेक्रेटरी डॉक्टर बलराम भार्गव जी, इस प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर धालीवाल, डॉक्टर योगेश, कार्यक्रम में भोपाल की अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के डायरेक्टर्स, वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, सभी रिसर्च स्कॉलर्स, यंग स्टूडेंट्स और इस संस्थान के सभी कर्मचारीगण और मीडिया के मित्रों, मुझे आज इस संस्थान में आने पर जिस प्रकार के हर्ष और संतोष की अनुभूति हो रही है, उसको शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उसके अनेक कारण हैं, क्योंकि मैं
स्वयं एक डॉक्टर भी हूँ, अभी हेल्थ के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेस का मिनिस्टर भी हूँ और 2 वर्ष से ज़्यादा एनवायरनमेंट मिनिस्टर के रूप में देश के काम करने का सौभाग्य मिला और अपने डीएनए से मैं पूरी तरह से एनवायरनमेंट प्रेमी व्यक्तित्व हूँ और राजनीति में आने से पहले भी पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और इससे जुड़े हुए सभी संबंधित विषयों के लिए जो भी कुछ संभव सरकारों को, वैज्ञानिकों को, एनवायरमेंटलिस्ट को, एनजीओज को, समाज को, सबको करना चाहिए, उसके लिए हमेशा से कृत संकल्प रहा हूँ। मुझे सार्वजनिक जीवन में 27 साल पहले, 28 साल पहले जब प्रवेश करने का मौका मिला था और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, तो उस समय पहली बात मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि भारत में कहीं पर भी एनवायरमेंटल हेल्थ और ऑक्यूपेशनल हेल्थ इस विषय के ऊपर एक प्रकार से किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या गंभीर प्रयास इस विषय को हैंडल करने के लिए, इस विषय की गहराई और गंभीरता को समझने के लिए और इस विषय के कारण जो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है उसको किस प्रकार से बेहतर ढंग से सुलझाया जाए, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रयास नहीं था। और ये शायद पूरे भारत में विषय एक प्रकार से इन्फेंसी स्टेज में भी नहीं था। और उस समय 95 के अंदर मैंने दुनिया भर के अंदर जो एनवायरनमेंट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के विषय के संदर्भ में जो भी होता था उसको कई दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर उसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की और उसी 90 के दशक के मिडिल में देश की सबसे पहली एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ की सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये देश का पहला दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में स्थापित किया था। और उसके बाद उस संस्थान, उस क्लिनिक के माध्यम से इस देश में पिछले लगभग 20 साल से ज़्यादा समय में देश के सैकड़ों हज़ारों डॉक्टर्स को इस विषय के ऊपर ट्रेन करने का काम किया गया। पिछले 20 साल में जिस प्रकार से ये विषय धीरे 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 करके ग्रो किया है और ग्रो करने के साथ साथ आज इस एनवायरमेंटल हेल्थ के रिसर्च से जुड़े हुए ICMR के इस प्रतिष्ठित संस्थान को, जो कि एक एकदम आइडियल परिकल्पना को साथ लेकर स्थापित किया गया है, बड़े उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य भी बड़ा है और जिसमें समाज को मदद करने का व्यापक पोटेंशियल है, उसके उद्घाटन समारोह के अंदर मुझे शिरकत करने का मौका मिला है। इसके कारण मैंने कहा कि मेरे लिए ये परम संतोष का कारण है। मैं इस अवसर पर इस संस्थान से जुड़े हुए सभी लोगों को, ICMR को, भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश शासन को इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि जो कल्पना एक बड़ी ट्रेजेडी के बाद जो भोपाल के अंदर, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से सारी दुनिया जानती है, उसके बाद जब
एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, उसके साथ जुड़े हुए हेल्थ के दुष्प्रभावों के बारे में रिसर्च करने का एक सोच विकसित हुआ। तो जो एक छोटे से स्थान के ऊपर गांधी मेडिकल कॉलेज में इस सेंटर को या इस कल्पना को मूर्ति रूप दिया गया, उसको 2016 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको ये सपने को बहुत बड़ा किया गया, बहुत एनलार्ज किया गया। और उसको एनलार्ज करने के बाद इस सेंटर को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने जिस प्रकार का योगदान दिया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के कारण आज हमें ये दिन देखने को मिला है। मैं जिन्होंने इस एक्सपर्ट्स ने, इंजीनियर्स ने, सरकारी एजेंसियों ने इसका निर्माण किया, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और ये जिस दिन जब ये 2016 में शुरू हुआ है, तो ये 2016 का वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हुए मैंने जो इस विषय पर जो ग्लोबल समिट होता है, कॉप होता है, उसको भी 2-3 साल लगातार अटेंड किया। और 2016 के अंदर जो कॉप हुआ था वो पेरिस के अंदर हुआ था। और वो पेरिस का कॉप जो है वो सारे दुनिया इसलिए विशेष रूप से याद करती है कि उसमें शायद भारत के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, और जिस प्रकार से फ्रंट से लीड करने का जो उन्होंने वहाँ पर पहल की थी, ये जिसको आज मिशन इनोवेशन कहते हैं, जिसमें दुनिया के 23 देश, बड़े विकसित देश मिलकर और 8 महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें क्लीन एनर्जी से लेकर और बायोफ्यूल्स तक इतनी सारी चीज़ें हैं, मिलकर रिसर्च करते हैं। उस मिशन इनोवेशन की परिकल्पना, उसको मिशन इनोवेशन का नाम ये उस पेरिस समिट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। और पिछले कई साल से लगातार मिशन इनोवेशन की संसार में होने वाली सभी मीटिंग्स में मुझे जाने का मौका मिला है। और उन मिशन इनोवेशन की मीटिंग्स में उसी के साथ में क्लीन एनर्जी का मिनिस्ट्रियल भी होता है, दोनों एक साथ होते हैं। और वहाँ पर लगातार मैंने देखा है कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी भारत के प्रयासों की, उससे जुड़ी हुई साइंस में भी, इससे जुड़ी हुई रिसर्च में भी, इससे जुड़ी हुई क्लीन एनर्जी के मूवमेंट में भी किस प्रकार से सराहना करते हैं ऑन रिकॉर्ड। मैंने कोई ऐसा दुनिया का देश नहीं जिसको उस मीटिंग के अंदर भारत की सराहना करते हुए अपने कानों से ना सुना हो या देखा हो। और आज हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके लिए जो क्लीन एनर्जी के लिए, और जो कि शायद इसका एक पहलू है कि ये रिसर्च कर रहा है पॉल्यूटेंट्स के ऊपर, लेकिन दूसरा पहलू है कि उस एनवायरमेंटल हेल्थ से जुड़े हुए विषय को गंभीरता से प्रस्तुत करने के लिए कुछ अपने कैंपस के माध्यम से भी चीज़ें शोकेस कर रहा है कि जो दुनिया के लिए ग्लोबल सोलर अलायंस जो भारत ने प्रस्तुत किया, जिसमें कि इतने बड़े पैमाने पर सारे दुनिया के देश शामिल हो गए हैं। आप जानते हैं कि 2014 में सरकार में आने के बाद 175 गीगावाट जो है भारत 2022 तक इस लक्ष्य तक पहुंचेगा, इसका टारगेट एस्टैब्लिश किया। और अब जब हम उस टारगेट के भी नज़दीक पहुंचने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उस टारगेट को भी जो है रिवाइज़ करके आने वाले वर्षों के अंदर 450 गीगावाट्स तक जो है उसको पहुंचा दिया। और आज शायद ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो सारे दुनिया की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें उसको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है अपने बिहेवियर के द्वारा, इस काम को करने में शायद जो भारत की भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि भारत ने पहली बात तो ये काम ईमानदारी से पिछले वर्षों में किया, और दूसरी बात कि दुनिया के हर देश को
हर 2 साल के ऊपर इंटरनेशनल कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है डिटेल में, उसने क्या क्या किया, किस किस तरीके से किया। उसके अंतर्राष्ट्रीय पैमाने हैं उसको नापने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय उसकी स्क्रूटनी होती है। और आज भी जबकि इतने बड़े बड़े पैक्ट साइन हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए, दुनिया के केवल मुट्ठी भर देश हैं। अभी हमारी कैबिनेट में 1 महीना पहले ही कैबिनेट नोट आया था जिसमें कि अभी दिसंबर तक के जो सारे डाटास थे वो दुनिया के सामने, जबकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, फिर भी दुनिया के गिने चुने देशों में भारत जो अपनी जो डाटाज हैं, अपनी जो इस संदर्भ में ग्रीन हाउस गैसेस के संदर्भ में जो अपने सारे फिगर्स हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पब्लिश करता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शायद भारत के सभी वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने, सब ने मिलकर जो लगातार इस विषय के अंदर प्रयास किए हैं उसी का ये परिणाम हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो जो विज़न है उसमें चाहे उनका स्वस्थ भारत योजना का विज़न हो, चाहे उनका उज्ज्वला योजना का विज़न हो, हम सब जानते हैं ये सारे काम जो हैं ये एक प्रकार से एनवायरनमेंट को और ज़्यादा उसकी जो सात्विकता है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, और जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो वैसे वैसे स्वाभाविक है हम सब डॉक्टर होने के नाते, वैज्ञानिक होने के नाते समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर पाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ जल दिया था, उन्होंने हमें एक साफ हवा दी थी, उन्होंने हमारे लिए घने जंगल दिए थे, उन्होंने हमारे लिए उपजाऊ ज़मीन दी थी, उन्होंने हमारे को रिच बायोडाइवर्सिटी दी थी। अब और कुछ नहीं तो कम से कम जो हमारे पूर्वजों से हमको मिला मिनिमम उतना तो हम वापस अपने बच्चों को लौटा पाएँ, ये हम सब की एक प्रकार से जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि मैं वैज्ञानिकों को विशेष रूप से कहता हूँ कि आपकी एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी खाली रिसर्च करके एक पेपर पब्लिश कर दिया, वो जर्नल में छप गया, आपके अकाउंट में एक और पेपर आ गया और इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में एक और पेपर आ गया, ये शायद आपके पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। आपके पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर वो है जबकि आपके द्वारा की गई रिसर्च उसका सीधे सीधे लाभ जो है वो मानव कल्याण के लिए हो, वो सीधे सीधे ट्रांसलेट हो, वो एक प्रकार से सॉल्यूशन साइंस का पार्ट बने और उसके कारण जो लोगों की मूल जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। हम सब जानते हैं कि जो एनवायरमेंटल हेल्थ से जुड़े हुए पक्ष हैं इसमें बहुत सारी अभी भी गंभीर समस्याएं चल रही हैं। दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि 91% लोग शायद वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनको जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मिलती है उसमें जितने पॉल्यूटेंट्स अलाउड है उससे ज़्यादा उसके अंदर जो है पॉल्यूटेंट्स है, यानी कि 91% कोई कम जो है संख्या नहीं है। और फिर एयर पॉल्यूशन के कारण या एयर में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो कोई PM 2.5 है, PM 10 है, कोई नाइट्रस ऑक्साइड या जो भी कुछ है, उसके कंटेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू 2018 विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट 4.2 मिलियन जो है दुनिया के अंदर इसके कारण जो है इवन डेथ्स होती हैं। वाटर पॉल्यूशन के कारण या वाटर में आपके जो माइक्रोबायोलॉजिकल या केमिकल कंपोनेंट्स के कारण भी 1.8 मिलियन तक। एक कितने इस डाटा के अंदर किस लेवल तक इसकी समझ लीजिए कि गहराई हो सकती है, उस डाटा के नंबर पर हम ना जाए, लेकिन ये तो निश्चित रूप से तय है कि जो भी हमने हमारे जीवन में परिवर्तन लाए हैं उसके कारण जिस प्रकार से हम अपने आसपास मदर अर्थ को, प्लैनेट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके कारण जो पानी के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण जो हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी पर
एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, उसके कारण जो हमारी सॉइल बर्बाद हो रही है, उसके कारण जो हमारे दूसरे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स और दूसरी चीज़ें, और अभी मैंने जो ऊपर लेबॉर्ट्रीज़ में देखा तो अच्छा लगा कि भाई किस केमिकल का क्या इस्तेमाल सॉइल में हो रहा है और उसके कारण कितना बॉडी में भी कितना जो है उसके सिस्टम्स के ऊपर, एंडोक्राइन्स के ऊपर, किस किस चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये जो सारे जितने भी इस प्रकार के पहलू हैं जिसमें कि एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, एनवायरनमेंट के कारण यानी हेल्थ पर हमारे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, एनवायरनमेंट को जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उसकी एक प्रकार से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये शायद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इस संस्थान को अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए। ये कोई रूटीन छोटी मोटी रिसर्च कर दिया और उसके अंदर से कोई हमने पेपर पब्लिश कर दिया, आई थिंक ये इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने 125 करोड़ रुपया इस संस्थान को बनाने के लिए खर्च किया है ICMR के माध्यम से। हमने 20 एकड़ इसके लिए ज़मीन दी है। एक बहुत सुंदर एक कैंपस यहाँ पर डेवलप हुआ है जो कि अपने आप में एक अच्छा आइडियल कैंपस हो सकता है। अभी बैठे बैठे मेरे मन में विचार आ रहा था कि जो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ कुछ विशेष किस्म की चीज़ों को अगर शोकेस किया जाए तो वो उस कैंपस की एम्बियंस के साथ वो ब्लेंड हो जाती हैं। तो जब मैं अपना ध्यान कर रहा था तो मुझे ध्यान आ रहा था कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जिसमें सोलर एनर्जी का प्रयोग किस प्रकार से और ज़्यादा यूज़फुल तरीके से, उदाहरण के लिए ये हमारी जो CSIR की हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिसर्च लेबॉर्ट्री है बंगाल के अंदर दुर्गापुर में, उसने सोलर ट्री विकसित किया। डॉक्टर बलराम भार्गव तो हमारे घर पर आए हैं, उन्होंने देखा है, उसको शोकेस करने के लिए उन्होंने हमारे CSIR के दफ्तर में भी और हमारे घर पे भी लगाया था। और उसके बाद तो उसको सोलर ट्री को लगाने के लिए देश में पार्लियामेंटेरियंस के बीच में भी काफ़ी उत्साह हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब उस सोलर ट्री के माध्यम से बहुत सारी की सारी जो कैंपस की जो लाइट्स हैं, यद्यपि यहाँ और भी सोलर के लिए आपने व्यवस्थाएं विकसित की है, लेकिन ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर वैज्ञानिकों ने कुछ भी करके और एस्टैब्लिश कर दिया है। सोलर वाटर प्योरीफायर है जो कि सिर्फ सोलर एनर्जी से सारे जो है वाटर की प्योरीफिकेशन कर रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें उनको एक तो यहाँ का एम्बियंस इम्प्रूव करने के लिए और एक इसको देश के सामने, मध्य प्रदेश के सामने शोकेस करने के लिए, क्योंकि हर एक इस प्रकार की जो वैज्ञानिकों की खोज है वो हर जगह शोकेस नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसी जगहों पर जो संबंधित जगह हैं उनके ऊपर वो शोकेस की जा सकती है। दूसरी बात जो मेरे यहाँ पर मन में आई, क्योंकि ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहते हुए जब 2 वर्ष काम किया उस मंत्रालय में, तो हमने ये महसूस किया कि हम एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े रिसर्च की बातें करते हैं, बड़े बड़े ग्रीन हाउस गैसेस की बातें करते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, उसके कारण जो ये गैसेस पैदा हो रही हैं या उसके कारण जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसकी तो हम बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए, एनवायरनमेंट पर दुष्प्रभाव ना पड़े, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए जो इंसान को करना है वो छोटे छोटे काम, यानी एक नहीं सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे काम जो हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हैं, जिनको करते करते हम जैसे कहते हैं कि खेल ही खेल में हम थोड़ा सा अपना एक कंट्रीब्यूशन, अपनी एक आहुति हम एनवायरनमेंट के प्रति हम जो है रख सकते हैं। अभी जैसे आपने देखा यहाँ पर जो है इनमें सब में पानी भर के ऐसे रख दिया गया है,
ये ट्रेडिशन बन गया है। यहाँ हो सकता है कि लकीली यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ प्लास्टिक की बॉटल नहीं है, लेकिन अभी ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे सब पानी जो है यहाँ से जो है सीधा हमारे सिंक में चला जाएगा, क्योंकि अब इसका कोई यूज़ नहीं है, किसी को ना पीना था ना, लेकिन ये हमने सजा दिया है। या हम पूरा का पूरा पानी का गिलास भर के लोगों को देते हैं, पीते वो इतना सा है, इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे हमने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में काम करते करते 700 से ज़्यादा ऐसे छोटे कामों के ऊपर रिसर्च किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उनको डेवलप किया, और हमने उनको कामों को नाम दिया ग्रीन गुड डीड्स। और हमने फिर समाज के अंदर लोगों से ये कहा कि आप अपने जीवन में कोई एक दिन में एक भी ग्रीन गुड डीड के ऊपर आप फोकस करके उसको अपने जीवन के अंदर अपना लीजिए। घर के अंदर अगर 20 कमरे हैं और 20 के 20 कमरों के अंदर बत्ती जल रही है, आप एक कमरे में बैठे हैं, तो आप छोटे से आपके प्रयास से जो है, अभी ये भी उसी दिशा में साइंटिफिक प्रयास है कि जब जाते हैं तो बिजली जलती है, बाहर निकलेंगे तो बिजली ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, लेकिन ये तो सब जगह नहीं हो सकता है। ये तो यहाँ पर हो गया, एक आइडियल है। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके घर में भी ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो ऐसे 700 से ज़्यादा ग्रीन गुड डीड्स को हम लोगों ने विकसित किया और लोगों से कहा कि आप इन ग्रीन गुड डीड्स को अपने जीवन के अंदर अपनाइए, और इसके लिए जिसको अपनाना है या इसके लिए अपना जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करिए। और हमने कहा कि ये आपका ग्रीन गुड बिहेवियर है, और इस ग्रीन गुड डीड को अपनाना और इसके लिए ग्रीन गुड बिहेवियर करना, ये आपकी सबकी ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम सब मिलकर देशवासी करें तो थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से हमें देखने को मिलेगा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्वालिटेटिव, अभी जो रिसर्च है, रिसर्च तो ये बता देगी कि इस केमिकल के कारण इतना हमारे एंडोक्राइन के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा, लेकिन दुष्प्रभाव पड़ रहा है ये तो हमको सबको पता ही है। हमको सबको पता है कि जो है कोविड काल के अंदर अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट में PM 2.5 और PM 10 ज़्यादा था, पॉल्यूटेंट ज़्यादा थे, तो वहाँ पर जो है कोविड का ट्रांसमिशन जो है वो भी ज़्यादा था। हम सबको पता है कि अगर इंडोर हमारा एरिया जो है उसमें वेंटिलेशन ठीक से नहीं था तो इंडोर एयर के अंदर भी जो है उसके कारण जो है कोविड के ट्रांसमिशन के ऊपर कितना जो है ज़्यादा जो है पॉजिटिव जो है यानी कि नेगेटिव साइड पर इम्पैक्ट हो रहा था, क्योंकि वायरस को डाइल्यूट होने के लिए मौका नहीं है। वायरस के लिए बाहर से जो है उसको किल करने के लिए कोई अल्ट्रावायलेट रेज आने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको अनुभव से भी पता लग रही हैं। तो जहाँ एक तरफ किसी भी संस्थान में साइंस रिसर्च उसकी गहराई में डूबना, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका जो सोशल इम्पैक्ट है, सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, उसके लिए जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा सोशल कनेक्ट है लोगों के साथ, वो भी हमारे को जिम्मेदारी के साथ करना। जो साधारण लोग हैं वो भी हम देखते हैं कि जाने अनजाने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो करते रहते हैं, लेकिन अगर बड़े संस्थान, बड़े वैज्ञानिक, बड़े इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन के लोग अगर लेबॉर्ट्री से भी बाहर निकलकर और सोसाइटी के लिए क्या उसकी आवश्यकता है उसका भी डायग्नोसिस करके और उस संदर्भ में भी जो है कोई जो सोशल एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह के बड़े संस्थान हैं इनको बनाने की जो सही मायने में सफलता और सार्थकता हो सकती है बड़े पैमाने पर। आज एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट के माध्यम से अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, वो सब चीज़ों की, बीमारियों की डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। इतने सारे विषय हैं जिन पर आपको रिसर्च करना है, आप रिसर्च करते हैं, और जो हमारे एनवायरनमेंट के अनेक किस्म के पॉल्यूशन से उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एक बड़ा चैलेंज हम सबके सामने जो पिछले 1 साल में आया वो कोविड का चैलेंज था। ऐसा चैलेंज आया जो कि शायद किसी ने
कम से कम जो जनरेशन आज जीवित है उसने अपने जीवन काल में ऐसा चैलेंज नहीं देखा था। लेकिन बधाई के पात्र हैं हमारे वैज्ञानिक लोग कि जिनकी अभूतपूर्व प्रतिभा के कारण, जिनके द्वारा समर्पण भाव से काम करने के कारण हमने एक साल में वो सब कुछ अर्जित किया कि लोग 2020 को कोविड के साल के रूप में भी याद करते हैं और 2020 को आने वाले वर्षों के अंदर ये ईयर ऑफ साइंस, ईयर ऑफ साइंटिस्ट, ईयर ऑफ साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट्स इस नाते भी याद किया जाएगा। ICMR को हम सब जानते हैं कि विशेष रूप से कहाँ एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी। आज सुबह 2000 और 412 लेबॉर्ट्रीज़ जो है भारत के अंदर हमने जो है कोविड के वायरस को डिटेक्ट करने के लिए खड़ी कर दी हैं। कहाँ हमने दुनिया में सबसे पहले वायरस को आइसोलेट करके दिखा दिया, बाद में म्यूटेशन आया, म्यूटेशन को हमने आइसोलेट करके दिखा दिया, और फिर जब वैक्सीन बनाने का समय आया तो वो भी हमारे वैज्ञानिकों ने उसमें ICMR ने एक पर्टिकुलर वैक्सीन में भी कंट्रीब्यूट किया। लोगों ने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ जो ट्रुथ होता है उसकी जो पावर होती है वो अनबीटेबल होती है, उसको वो अल्टीमेटली प्रिवेल करता है। और हमने देखा कि बाद में सारी चीज़ें किस प्रकार से हुई। आज दुनिया के सामने 2 वैक्सीन्स भारत लोगों को दे चुका है। दुनिया के 71 देशों को आज हम वैक्सीन दे रहे हैं और शायद बड़ी संख्या में देश हमें कह रहे हैं कि भाई हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए। और ये कोई साधारण छोटे छोटे देश नहीं है, इसमें बड़े कनाडा, ब्राज़ील जैसे बड़े बड़े विकसित देश भी हैं जो कि भारत की वैक्सीन का बहुत उत्साह के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। और शायद 1 करोड़, आज मैं सुबह देख रहा था, 1 करोड़ 84 लाख डोजेज़ जो है पूरे भारत के अंदर लग चुकी हैं। और कल ही 20 लाख से ज़्यादा डोजेज़ जो है भारत के लोगों को पूरे भारत के अंदर मिली हैं। टेस्ट 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 लोग कहा करते थे, तो जहाँ 6 महीने 8 महीने पहले सारे हमारे देश में यही कहते थे इतने कम टेस्ट, इतने कम टेस्ट, तो आज हम 1 मिलियन से ज़्यादा रोज़ टेस्ट करते हैं। 23 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट हम भारत के अंदर लोगों के कर चुके हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन्स और आने वाली हैं। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में मैं अभी सुबह मंत्री जी से भी बात कर रहा था, तो मैं वहाँ से अपने गेस्ट हाउस से यहाँ तक आते हुए मैंने उनको दिखाया रास्ते के ऊपर जो है कितने लोगों ने मास्क को पहना हुआ था, कितने लोगों ने मास्क को ठीक से नहीं पहना हुआ था, कितने लोगों ने मास्क अपने जेब में रखा हुआ था, और कितने लोग अब आजकल मास्क वगैरह का नाम ही शायद भूल गए हैं। आज जो केसेस बढ़ रहे हैं, आज जो 6 स्टेट्स के अंदर 86% से ज़्यादा केसेस हैं, या अभी पूछ रहा था मैं मंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी पहले 200-300 तक आ गए थे, अब 600, अभी कल भी 680 या कितने केसेस आए। अभी धीरे 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 जो थोड़ा थोड़ा करके केसेस बढ़ रहे हैं। एक स्टेज पर हमने सारे दुनिया के अंदर जो है हम लोगों ने स्टेबलाइज कर दिया। तो अभी लोगों की लापरवाही के कारण, लोगों के कैजुअल अप्रोच के कारण, लोगों की गलत फहमी के कारण लोगों को लगता है वैक्सीन आ गई, अब सब कुछ हो गया, कोविड अब ठीक हो गया, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और कभी कभी जब पढ़े लिखे लोगों को भी मैं देखता हूँ कि उनका मास्क भी गले पे लटका होता है, तो मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ और दुख होता है कि भाई इनको जो है कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा, इनको समझ कब आएगी। क्योंकि अभी शायद सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही है कि हम इस एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आंदोलन के रूप में देश में, समाज में इसको डेवलप करके रखें, इसमें कोई किसी प्रकार की कमी ना आने दें, और वैक्सीन लगाने के लिए जो है तो एक जन आंदोलन देश के अंदर विकसित करना है। उसके अंदर सब लोग मिलकर कोऑपरेट करें, कंट्रीब्यूट करें, खाली अपने घर के लोगों को ही नहीं, अपितु अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, अपने संस्थानों में काम करने वाले सभी लोगों को ढूंढ कर, पूछ कर उनको रजिस्टर करवा के, उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर भेज कर उनको वैक्सीन लगवाना, और शायद जो साइंस है उसको
ठीक प्रकार से रिस्पेक्ट करना, वैक्सीनेशन के पीछे की साइंस जो है, कोविड को हैंडल करने के पीछे की जो साइंस है, और इस सारे विषय के ऊपर मैंने कई बार बोला कि इस विषय के साथ जुड़ी हुई पॉलिटिक्स को सब लोगों से हम कहते हैं कि इसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वैज्ञानिक लड़ाई है, ये पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, और इसलिए सब लोग मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। तो आपका इंस्टीट्यूशन और विषय ऐसा है कि इसके ऊपर लंबी बात लंबे समय तक की जा सकती है, लेकिन जब अगली बार यहाँ पर आने का मौका मिलेगा तो मैं चाहता हूँ कि आज के बीच में और तब के बीच में इस संस्थान का एक लेवल, वो राष्ट्रीय स्तर का तो अभी नाम इसका हो गया है, लेकिन खाली नाम और बिल्डिंग से किसी भी संस्थान का नाम नहीं होता है। नाम इसका बहुत सुंदर है, क्योंकि शायद अपने आप में अकेला है, नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ में भी इस तरह के नाम का कोई दूसरा संस्थान भी नहीं होगा, इतना सुंदर कैंपस भी नहीं होगा। लेकिन इस नाम और इस कैंपस की सुंदरता और गरिमा के अनुरूप इस संस्थान को उस ऊंचाई तक लेकर जाना कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो इसके सामने बौने दिखाई दें, ये हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए। और इस सपने को साकार करने के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों को इस काम में लगना चाहिए। भले ही आपके जितने भी वैज्ञानिक हैं, मान लीजिए 25 हैं, 30 हैं, कोई भी चेंज लाने के लिए कोई 100,000 2,000 लोगों की ज़रूरत नहीं होती। 2-4 आदमी भी जो है वो अगर डेडिकेशन के साथ एक बार निर्णय कर लें और एक बार लक्ष्य तय कर लें और उसके ऊपर जज्बे के साथ काम करें तो वो काम हो सकता है। और उसी भाव से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमको प्राप्त है। वो भारत को नया इंडिया, अगले साल 75 वर्ष की जब सालगिरह होगी आज़ादी की, तब एक नया इंडिया भारत को देना चाहते हैं। आने वाले वर्षों में इसको भारत को एक विश्व गुरु भारत बनाना चाहते हैं। और आपने देखा है कि आज इस वैक्सीन मैत्री के माध्यम से पूरे भारत की, सारे दुनिया के अंदर भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। बड़े से बड़ा देश भी जो है वो भारत की इस कल्पना के ऊपर जो है नतमस्तक होकर भारत का अभिनंदन कर रहा है। और इसके लिए हमको सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। यही लक्ष्य और यही स्वप्न लेकर आज आप सब लोग यहाँ से जाएंगे तो इस कार्यक्रम की सफलता होगी। मेरी ढेर सारी शुभकामना इस इंस्टीट्यूशन के सभी वैज्ञानिकों को, और आज के इस कार्यक्रम में जो भी आए हैं उनको मेरी बात सुनने के लिए धैर्यपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें। एकदम खराब है ये जो खिलाड़ी है। छोड़ने की बात नहीं है, ढीला है दूसरा नाम है तो बाकी
खाने Yeah. ये